हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे बीपैक 108 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू एंड असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। तो क्या जी, मैंने आपका ये सीरीज स्टार्ट करा है। परसों आपका एग्जाम है। ठीक है। तो आज ही मतलब आज ही आपको ये पूरा लेक्चर मिल जाएगा बीपैक 108 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। पूरे 14 यूनिट है जिनमें मैंने सभी पीवाईक्यू वगैरह कवर कराई है। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो और अपना अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है जी। तो करते हैं हम स्टार्ट अपना ये, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। मैं उठाऊंगी चैप्टर, कुछ टॉपिक्स बताऊंगी, वो आपको टिक करना है अपनी बुक के अंदर, और फिर मैं उन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगी। ठीक है। और जो मैं नहीं कवर कराऊंगी उनको भी मैं बताऊंगी कि आपको ये टॉपिक करने हैं और करने हैं। फिर आपको ये आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर मैं 2-4 टॉपिक आपको खुद से दे रही हूँ तो आपको करना ही है। ठीक है। उनको ऐसे मत छोड़ना कि मैम ने नहीं कराया तो हम भी नहीं करेंगे, नहीं। वो आपको करना है। ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए मैंने उनको आपको अलग से बताया है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट यूनिट से, पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी से आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, कोई भी असाइनमेंट क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जरूर चमका हुआ मिलेगा, या तो 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का। ठीक है। हमेशा क्वेश्चन आता है डेफिनेशन से, नेचर से, सिग्निफिकेंस से और पब्लिक पॉलिसी के टाइप से। ठीक है। तो ये इसके पूरे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसी रीजन से। तो आपको एक अपना बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखना है कि अगर डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है तो भाई मेरे को डेफिनेशन भी लिखनी है, पब्लिक पॉलिसी का नेचर सिग्निफिकेंस भी लिखना है। ठीक है। अगर टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको पहले डेफिनेशन, नेचर और सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स भी लिख देना है, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है, कोई आपके ऊपर लिमिट नहीं है कि आपको एक ही पेज आंसर में लिखना है। ठीक है। आपको पूरा 5 पेज 4 पेज का आंसर लिखना होता है। तो एक पूरा कंटेंट तैयार करके रखो। हाँ जी, पब्लिक पॉलिसी ये होता है, इसका नेचर ये होता है, इसका सिग्निफिकेंस होता है एंड टाइप्स इतना होता है। ठीक है। अगर आप इतना कंटेंट तैयार करके रखोगे, क्वेश्चन कहीं से भी आए, सिग्निफिकेंस आए, नेचर आए, डेफिनेशन आए, टाइप आए, वही कॉपी पेस्ट मारने का है। ठीक है जी। ओके। तो करते हैं स्टार्ट अपने इस चैप्टर को। यहाँ से क्वेश्चन आया, डिस्कस द नेचर, सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो नेचर और सिग्निफिकेंस पूछा है, तो सिंपल सी बात है, आपको पब्लिक पॉलिसी का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। पब्लिक पॉलिसी एक सेट ऑफ लॉ, मतलब जहां पे एक लॉ होता है, एक गाइडलाइंस होती है, एक्शन होता है, किसकी गवर्नमेंट जिनको डिसाइड करती है। मतलब गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ले दिया है, कोई डिसीजन ले रही है, कोई गाइडलाइंस दे रही है, कोई लॉ हो गया जो सरकार ने बनाया है। ठीक है। और किसके लिए? पब्लिक के बेनिफिट के लिए, वो होता है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मतलब सरकार कोई डिसीजन लेती है, कोई पॉलिसी बनाती है, कोई लॉ बनाती है, कोई रूल बनाती है, कोई एक्शन लेती है, वो सब क्या होगा? पब्लिक पॉलिसी होगा। पब्लिक पॉलिसी में हमारा क्या होता है? कोई एक्शन, कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट एक्टर के थ्रू लिया जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या? पब्लिक पॉलिसी। और यहाँ पे सोसाइटी के इश्यूज को क्या करा जाता है? एड्रेस किया जाता है, और फिर उसको क्या करा जाता है? उसके ऊपर काम किया जाता है, और फिर जो इसके ऊपर वर्क किया जाता है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है, ना कि किसी इंडिविजुअल के लिए होता है। ठीक है जी। ये एक्टिविटीज और डिसीजन आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेते हैं, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस लेते हैं, गवर्नमेंट की बॉडीज लेती है। इसका एम होता है क्या? इस कुछ स्पेसिफिक गोल को अचीव करना, जो कि हमारी पूरी की पूरी पब्लिक को इफेक्ट करे, ना कि किसी इंडिविजुअल को। अगर सरकार कोई भी हमारा कोई भी पॉलिसी लेकर आ रही है, वो पॉलिसी ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को इफेक्ट करेगी, पूरी पब्लिक को इफेक्ट करेगी, तो ये हमारा होता है पब्लिक पॉलिसी। इसके अंदर रेगुलेशन, मैनेजमेंट, रिसोर्सेज को अलोकेट करना, सर्विस देना, अपॉर्चुनिटी देना, ये सब क्या आता है? ये सब हमारा पब्लिक पॉलिसी में आता है। पब्लिक पॉलिसी भाई समझ में आया? सरकार का कोई भी काम, अगर सरकार कुछ भी कर रही है, लाइक वो कोई पॉलिसी लेकर आ रही है, कोई प्रोग्राम लेकर आ रही है, कोई नया कानून बना रही है, कोई अमेंडमेंट कर रही है, जिसका इम्पैक्ट पब्लिक को पड़ रहा है, वो होगा पब्लिक पॉलिसी। समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? बस सिंपल। तो वही सेम बात यहाँ पे बोली गई है कि वो इंप्लीमेंट किया जाता है, वही इनिशिएटिव्स को अचीव करने के लिए अथॉरिटिक नेचर होता है, क्योंकि हमारी अथॉरिटीज को क्या करती है? बनाती है। ठीक है। इसके अंदर लेजिस्लेचर, रेगुलेटरी मेजर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सब कुछ आता है। बजट एलोकेट करना, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो गया, मतलब सरकार का कोई भी ऑफिसर या किसी गवर्नमेंट या फिर कोर्ट वगैरह, कुछ भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कोई भी क्या कर रहा है, कोई भी डिसीजन ले रहा है, एक्शन ले रहा है, वो सब पब्लिक पॉलिसी में आता है। और ये क्या करता है? प्रमोट करता है वेलबींग ऑल ओवर द सोसाइटी। मतलब ये जो डिसीजन होता है सिर्फ पर्टिकुलर एक ग्रुप के लिए नहीं होता है, सभी के लिए होता है। ठीक है। जहां पे लोगों को डेवलप करने की बात की जाती है, उनके वेलफेयर करने की बात की जाती है। ठीक है। जो भी चैलेंजेस है उनको एड्रेस किया जाता है किसके अंदर? पब्लिक पॉलिसी के अंदर। आया समझ में? ओके जी। आगे चलते हैं, पब्लिक पॉलिसी का नेचर कैसे होता है। सिंपल सी बात है, सरकार का डिसीजन है, सरकार ने लिया है। ठीक है। सरकार कोई रूल बना रही है, एक्शन बना रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? पब्लिक पॉलिसी बोल रहे हैं। मतलब सरकार
सरकार का डिसीजन है। डिफरेंट टाइप, अब ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की हमारी पॉलिसी होती है, एक ही तरह का रूल होता है, नहीं, अलग अलग रूल्स बनते हैं। जैसे हेल्थ के लिए रूल्स अलग बनते हैं, एजुकेशन के लिए अलग बनता है, इन्वायरमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज अलग होती है, एजुकेशन के लिए अलग होती है। तो अलग अलग टाइप की पॉलिसीज रूल्स वगैरह हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है पब्लिक पॉलिसी सिर्फ गवर्नमेंट का ही डिसीजन होता है, नहीं भाई नहीं। अगर कोर्ट भी कोई डिसीजन ले रहा है, ठीक है, वो भी हमारा किसका पार्ट होगा, पब्लिक पॉलिसी का। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी का जो मेन जॉब होता है लोगों की प्रॉब्लम को क्या करना, सॉल्व करना। पूरी दुनिया आज एक प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो सरकार का ये ड्यूटी बनता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट थिंग, जो ये पब्लिक पॉलिसी होती है डिफरेंट चीजों के लिए अलग होती है। लाइक हेल्थ के लिए अलग पॉलिसीज होती है, एजुकेशन के लिए अलग होती है, और हमारा उसके लिए इन्वायरमेंट के लिए अलग होती है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग पॉलिसी होता है। टेक्नोलॉजी के लिए अलग होता है। तो यू मस्ट बी फॉलो सम रूल्स, मतलब जो भी गवर्नमेंट रूल्स वगैरह बनाती है वो सबको फॉलो करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स वगैरह लेकर आ रही है, कितना टैक्स देना है, तो सबको पे करना है। ट्रैफिक लाइट रूल्स बनाए गए हैं तो सबको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हमारा पब्लिक पॉलिसी का नेचर आता है। ठीक है, समझ में आया। गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, डिफरेंट टाइप का होता है, कोर्ट का भी आता है। कोई प्रॉब्लम है जो पूरी पब्लिक उसको फेस कर रही है तो उसको सॉल्व करती है कौन, पब्लिक पॉलिसी। डिफरेंट थिंग्स के लिए डिफरेंट होती है और ये सभी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, पब्लिक पॉलिसी का नेचर। आगे बोलते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इंपॉर्टेंस ये है कि पहले तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट कैसे रूल्स बनाती है। ठीक है, कैसे गवर्नमेंट डिसीजन बनाती है। हम समझते हैं इससे कि सरकार कैसे काम कर रही है, कैसे डिसीजन बना रही है, कैसे रूल्स बना रही है। फिगर आउट करते हैं कौन कौन से रीजन है जो उनके पीछे काम कर रहा है। गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेकर आ रही है तो उस डिसीजन को लेकर आने के पीछे गवर्नमेंट का क्या रीजन था, इस रीजन को लेकर आने के लिए। ठीक है, मेकिंग थिंग्स बेटर, कहीं ना कहीं जो पब्लिक पॉलिसी होता है वो सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए होता है। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह बनाती है, क्यों, इंप्रूव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लोगों की, सिटीजन की लाइफ को। ठीक है, जैसे बेटर एजुकेशन देना, इन्वायरमेंट को क्लीन करना, ये सभी के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सभी के बेटर करने के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो पॉलिसीज है वो आज ही आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं। अगर गवर्नमेंट आज कुछ एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रही है तो सिंपल सी बात है, अगर आज का यूथ पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आगे जाके आने वाले फ्यूचर में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होगी। ठीक है, एजुकेटेड लोग आएंगे तो सिंपल सी बात है ना, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। ठीक है, तो प्लान जो बनते हैं ना वो हमारे आने वाले कल को क्या करते हैं, बेटर बनाते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैलेंज आ रहा है, तो हमारी सरकार क्या करती है, उस पर पॉलिसी लेकर आती है। जैसे कोई फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां पे हेल्प करेगी। या फिर कुछ भी कोई प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं तो सरकार क्या करेगी, उसके लिए कुछ पॉलिसीज लेकर आएगी। ठीक है, लाइक आप डिस्क्रिमिनेशन वाले लिख दो कि बहुत सारा ऐसा सोसाइटी के अंदर सेक्शन था जो अनटचेबिलिटी फेस कर रहा था। लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि हमारे पास ह्यूमन राइट भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्या लेकर आई, अनटचेबिलिटी के लिए लेकर आई ना, कि तुम्हारे पास पूरा अधिकार है, कोई अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो सीधे जेल में जाएगा। तो वो क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, पॉलिसी बना रही है। ठीक है, और हर किसी को क्या किया जाता है, फेयर चांस दिया जाता है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उससे बचाया जाता है, लोगों को, कंट्री को सेव किया जाता है, सोसाइटी इश्यूज से डील किया जाता है, और सभी के लिए होता है। ये प्रोग्रेस का एक टूल है। मतलब अगर आज हमारा को प्रोग्रेस चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर मैं अपने आप को डेवलप करना चाहती हूँ तो किसके थ्रू कर सकती हूँ, एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, एजुकेशन ले लिया, सिंपल सी बात है। अगर सरकार मेरे को इतना राइट नहीं देती कि मैं एजुकेशन ले नहीं सकती तो क्या फायदा, है ना। सरकार मेरे को किसी ना किसी ऐसी स्कीम के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, करेगी नहीं करेगी, फ्री एजुकेशन देगी, सिंपल सी बात है। चलो भाई, एजुकेशन भी ले लिया, कल को मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, लेकिन मेरे पास इतना अधिकार नहीं है कि मैं राइट गवर्नमेंट एग्जाम ना निकाल सकूं। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है ना सभी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने का। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसी लेकर आएगी कि इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। तो वही तो है भाई, यही है कि प्रोग्रेस के लिए एक टूल है। ठीक है, जो कि हमारे फ्यूचर को प्लान करता है। ठीक है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत बाद तक हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है पब्लिक पॉलिसी का। समझ में आया, आगे चलते हैं। कितने टाइप की पब्लिक पॉलिसी होती है, पब्लिक पॉलिसी चार टाइप की होती है। पहली होती है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब जिसमें सारी चीजों को रीडिस्ट्रीब्यूट किया था, लाइक अ वेल्थ। अब क्या है कि आपने देखा होगा जब हम आजाद हुए थे उसके बाद बहुत से जमींदार थे बड़े बड़े, जिनके पास बहुत सारा जमीन था, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे पीसेंट थे जिनकी जमीन ब्रिटिश के टाइम पे उनको मतलब लूट लिया जाता था, उनसे छीन ली जाती थी, नीलामी हो जाती थी। दैट्स ऐसे रीजन थे और उनके पास कोई वेल्थ नहीं था। ठीक है, तो क्या करा है सरकार ने आने के बाद, उनसे जो
जमींदार से उनकी से जमीन ली और वो जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, दोबारा से वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करा है, राइट को दोबारा से देना, है ना, अधिकार को दोबारा से देना सोसाइटी के अंदर। तो ये सब क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो ऐसी पॉलिसी जो वेल्थ को या राइट को या प्रोस्पेरिटी को क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। जैसे सिविल राइट देना, किसको सिविल राइट प्रोटेक्शन फॉर मिनोरिटीज, उनको कुछ राइट्स देना, प्रोटेक्ट करना किसको, मिनोरिटीज को, या वेलफेयर के लिए काम करना उन पर जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए, ठीक है, या एड देना किसमें, डिसएडवांटेजेस लोगों को स्कूल के अंदर। ये सब किसका आता है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी के अंदर आता है। इसका काम है कि इनइक्वालिटीज को एड्रेस करना, कि अगर कहीं इनइक्वालिटी है तो उसके लिए हमको इक्वल बनाना पड़ेगा। जब चीजों को इक्वल बनाना पड़ेगा तो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होना ही होगा, ठीक है। रेगुलेटरी पॉलिसी वो होती है जहां पे क्या होता है, ये डायरेक्टली इंडिविजुअल के बिहेवियर को क्या करती है, इम्पोज इम्पैक्ट करती है, ठीक है, डायरेक्ट करती है। सिंपल सा बात है, बहुत ही कंट्रोवर्सी होता है कहीं ना कहीं, ये मतलब प्राइवेट इंटरेस्ट पे क्या करता है, कॉस्ट इम्पोज करता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कुछ एजेंसीज हमारी है जो इन्फोर्स करती है, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है कि जो मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन बना के रखती है, लाइक कुछ भी हो, ठीक है, जो कहीं कहीं ना कहीं प्राइवेट इंटरेस्ट के ऊपर एक तरीके से कॉस्ट लगा देती है, उनके पास पैसा लगा देती है कि भाई तुम ये नहीं करोगे तो लो भाई पैसे दो, पेनल्टी भरो इस चीज का, ठीक है। तो ये होती है। देन उसके बाद हमारा थर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूट पॉलिसी इशू। मतलब सिंपल सा बात है कि अगर हम कोई भी नया इंस्टीट्यूशन रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट मतलब कंस्ट्रक्ट करना किसी एक नए पॉलिसीज को, ठीक है, जिसमें हम स्टैब्लिश कर रहे हैं किसी नए इंस्टीट्यूशन को। तो जैसे गवर्नमेंट अपनी खुद की एक एजेंसी क्रिएट कर रही है, तो वो किसके अंदर आएगा, उसके अंदर, ठीक है, या रिस्ट्रक्चर कर रही है। कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी, क्या अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, लाइक फ्लड आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गए, तो सरकार उस चीज को देखते हुए, वॉर चल रहा है, टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसको देख के कोई पॉलिसी बनाती है उससे रिलेटेड, तो उसको बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी इश्यूज, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज को देखते हुए वो पॉलिसी बनी है। बार्गेनिंग पॉलिसी, जहां पे कॉस्ट और बेनिफिट को देखा जाता है, वहां पे कैटेगराइज किया जाता है कि भाई देखो, सरकार अगर इस पॉलिसी को बनाएगी इसमें इतना पैसा लगेगा, लेकिन पॉलिसी के बनने के बाद लोगों को बेनिफिट इतना मिलेगा, तो इसका ये होता है, ठीक है। इसमें कंसीडर किया जाता है आउटकम्स को, कितना आउटकम मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी बार्गेनिंग होती है, जिसमें बेनिफिट को ज्यादा देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी 5 तरीके की क्या होगी, पॉलिसी होगी। आइए समझ में। पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, नेचर क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है, टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी। जितना याद होता है उतना याद करो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि सभी की सभी पॉलिसी आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। देख सकते हो कितना सारा क्वेश्चन आया है। पब्लिक पॉलिसी कितना टाइप का होता है, सिग्निफिकेंस बताओ, रोल क्या है इसका, इंपॉर्टेंस नेचर बताओ, और कितने टाइप का होता है, नेचर बताओ पब्लिक पॉलिसी का। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे। देन आप आओगे सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर के अंदर सारा तो नहीं बोलूंगी, हाँ, सेकंड चैप्टर में से सारे इंपॉर्टेंट है, बस अलाइट मॉडल को छोड़ के। तो आपको ये चैप्टर खुद पढ़ना पड़ेगा। मेरा पूरा प्लेलिस्ट आपको बीपीएक 108 का मिल जाएगा, जहां पे आप पूरा एक वीडियो उठाओगे। इसका 20 मिनट से ऊपर नहीं होगा, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, जहां पे आपको मेन मेन टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। मतलब मेन मेन नहीं, पूरे टॉपिक पढ़ाए हैं वैसे तो मैंने, ठीक है, बट मेन मेन बातों को पढ़ाया है, जिसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। 20 मिनट से भी कम छोटी वीडियो है। तो उठाना क्या है, ये यूनिट सेकंड की वीडियो उठानी है, वहां से सारे टॉपिक करने हैं। सिस्टम मॉडल भी करना है, इंस्टीट्यूशन मॉडल भी करना है, रैशनल मॉडल भी करना है, इंक्रीजमेंट मॉडल भी करना है, अलाइट मॉडल को छोड़ देना, अब पब्लिक चॉइस मॉडल। तो इसमें से 3 तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजमेंट मॉडल, रैशनल पॉलिसी मॉडल और पब्लिक चॉइस मॉडल। ये 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इस चैप्टर को पूरा करोगे तो काम आएगा। क्योंकि मैंने एनालाइज किया तो देखा है कि हमेशा कोई नया नया पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नया नया मॉडल पूछा जा रहा है। जैसे आपका 2 साल पहले आया, उसमें एक मॉडल पूछ लिया, 1 साल पहले में वो पूछ लिया, दिसंबर वाले में दूसरा पूछ लिया। तो हमेशा मतलब नए नए मॉडल दिख रहे हैं। तो इससे अच्छा आप पूरे मॉडल तैयार करिए जाओ, ज्यादा वेस्ट टाइम भी नहीं होगा, इतना हार्ड वो भी नहीं है भारी, बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी हुआ है। तो पूरा चैप्टर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप चैप्टर थर्ड पे आओगे। जो चैप्टर थर्ड में आपका है पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस इन इंडिया, फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंट। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाती है कि जो पब्लिक प्रोसेस है इंडिया के अंदर, उसको फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टेजेस एंड देन फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। स्टेजेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आया है। स्टेजेस इन द पब्लिक
पब्लिक प्रोसेस, क्या क्या स्टेजेस होते हैं पब्लिक के प्रोसेस के लिए, मतलब पॉलिसी बनाते हैं जब उसका क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से स्टेजेस से निकलती है हमारी क्या पॉलिसी बनने से पहले, ठीक है। तो क्या क्या प्रोसेस होती है एक पॉलिसी की, वो देन उसके बाद फॉर्मुलेटेशन, कैसे उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, ये दो पॉइंट्स, दो टॉपिक तो आपको करके ही जाने हैं, ठीक है। तो उन दो को टॉपिक्स को ही हम डिस्कस करते हैं, स्टेजेस ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस। क्या स्टेजेस होती है पॉलिसी के प्रोसेस में, मतलब अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हो तो कौन कौन सी स्टेजेस होगी। सबसे पहले अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी तो देखेगी भाई डिमांड क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए, क्या इशू है, ठीक है, क्या दिक्कत है लोगों की। गवर्नमेंट इस चीज पे अटेंशन देगी, मीडिया का ध्यान, मीडिया का वो हेल्प लेगी कि भाई लोगों की क्या दिमाग, लोगों की क्या दिक्कत आ रही है, क्या डिमांड है पब्लिक की, उसको उठाएगी, प्रॉब्लम को ढूंढेगी, एजेंडा सेट करेगी, फिर उसके बाद एड्रेस करेगी, डिसाइड करेगी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद ये गेन करेगी पब्लिक को, और कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा इस चीज से कि हाँ भाई हम इससे इस चीज से जूझ रहे हैं तो इसके ऊपर उठाओ, गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को उठाएगी, एड्रेस करेगी, देन उसके बाद उसके ऊपर पॉलिसी बनाएगी। अब इस पॉलिसी को बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अलग अलग एक्सपर्ट्स का यूज करेगी, इंटरेस्ट ग्रुप का हेल्प लेगी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे, ठीक है, पॉलिसी बनाने के अंदर। फिर उसके बाद पॉलिसी को लेजिस्टिमाइज किया जाएगा, जहां पे उसे लीगल पावर दी जाएगी, लीगल पावर के अंदर अप्रूवल दिया जाएगा लेजिस्लेचर का और एक्सिक्यूटिव का, मतलब लोकसभा से आपकी ये निकलेगी, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट से अब निकलेगी। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव इस पे इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब हमारे प्रेसिडेंट साइन करेंगे, ठीक है, पॉलिसी बन गया। देन उसके बाद पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब आपका यहां से लेजिस्लेचर ने तो बना दिया है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट भी तो किया जाएगा उस पॉलिसी को। तो उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन करेगी, गवर्नमेंट की एजेंसीज, स्टेक होल्डर, ठीक है, क्या किया जाएगा, स्टेक होल्डर या गवर्नमेंट की एजेंसीज, एग्जीक्यूटिव्स वगैरह क्या करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गया, उसको इवेलुएट किया जाएगा, क्या पॉलिसी अच्छे से तो काम कर रही है, जो गोल हमने देखा था कि पॉलिसी उसको अच्छे से अचीव कर रही है नहीं कर रही, मतलब गवर्नमेंट ने देखा कि प्रॉब्लम है, क्या उस प्रॉब्लम का जो हमने पॉलिसी बनाया उससे रिलेटेड क्या उसका सोल्यूशन निकल पा रहा है, नहीं, ये जो हमने पॉलिसी बनाई इफेक्टिव, एफिशिएंट और फेयर है या नहीं, तो इसको इवैल्यूएट भी किया जाएगा। तो ये स्टेजेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी पॉलिसी को क्रिएट करने के लिए। पहले उसे क्रिएट किया जाता है, फिर उसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है, और फिर ये सारी स्टेजेस होती है हमारी किसकी, पब्लिक पॉलिसी की। समझ में आया। तो ये स्टेजेस आपको लिख देना है। अगर पब्लिक पॉलिसी से कोई प्रोसेस से रिलेटेड आता है तो क्वेश्चन आपको पहले पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, स्टेजेस बताना है पब्लिक प्रोसेस का, के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एजेंडा को सेट करना, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, पॉलिसी को लेजिस्टिमाइज करना, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना एंड इवैल्यूएट करना, ठीक है। आगे चलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है, तो इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। यहाँ पे हमारे तीन ब्रांचेस होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो कि कानून को बनाता है, भाई हमारा जो कानून है वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। तो पार्लियामेंट की ड्यूटी बनती है क्या करना, कानून को बनाना। सिंपल सी बात है, अगर कोई लॉ बनता है, कोई कानून बनता है, पहले लोकसभा में होता है, लोकसभा के बाद वो राज्यसभा में जाता है, देन उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन होता है। तो निकला कहां से, बना कहां पे है, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, डिस्कस वहां पे हुआ है, मीटिंग वहां पे हुआ है, डिबेट्स वहां पे हुआ है। तो लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट के अंदर उस लॉ को बनाया जाता है। देन उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव पे आता है। एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो लॉ बना है उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एक्शन में लेकर आना, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी, भाई जो तुमने लॉ वगैरह बनाया, जो रूल्स बनाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, क्या वो फेयर तो है, कहीं वो अनफेयर तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। तो ये कौन करता है, हमारा जुडिशरी का रोल होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मुलेशन में आएगा। और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, भाई पॉलिटिकल पार्टी काफी ज्यादा होती है, जहां पे वो आइडियाज देती है पॉलिसी के लिए कि भाई देखो ये पॉलिसी लेकर आएंगे, वो पॉलिसी लेकर आएंगे, ये चाहिए वो चाहिए, इलेक्शन के टाइम में प्रेशर ग्रुप भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन को, बताते हैं कि ये दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, इसके ऊपर कानून बनाओ। तो प्रेशर ग्रुप इसमें भी हेल्प करते हैं। इंडिविजुअल सिटीजन में मीडिया भी काफी हेल्प करती है। इंडिविजुअल सिटीजन जो कि वोट डालता है अपने पॉलिटिशियंस को, वो तो करेगा ही नहीं, करेगा करेगा। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में, पब्लिक का ओपिनियन शेप करने में और गवर्नमेंट के डिसीजन को इफेक्ट करने में। और भी कुछ बाहरी एजेंसीज लाइक यूके, सॉरी ईयू एंड यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, जो कि एडवाइस करती है, सपोर्ट करती है कंट्री को। जैसे इंडिया, इंडिया ने अपने एलपीजीटी फॉर्म लेकर आई थी, किसके एडवाइस पे, वर्ल्ड बैंक की पे, ठीक है। तो ये सारा हमारा ये अलग एजेंसीज, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेशन का हुआ। आई होप तुम्हें समझ में आएगा। तो स्टेप याद करने का है एंड देन उसके बाद फॉर्मुलेशन याद करने का है। आगे चलते हैं हम चैप्टर 4 पे, डिसेंट्रलाइजेशन, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस
रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नेंस। तो डिसेंट्रलाइजेशन आपने बीपीएससी 102 के अंदर किया होगा, तो सेम वही पूरी बातें यहाँ पे बोली जा रही है। तो आपको एक बार वही मेमोराइज करना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद होगा उस टाइम का, तो वहीं से ये पूरा कंटेंट उठा के आपको थोड़ा सा याद वहीं से उठाना है। तो रूरल लोकल गवर्नेंस क्या होता है? अर्ली ईयर्स की बात करें, जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, ठीक है, तो डिफरेंट स्टेट क्रिएट करती है अपना खुद का कानून लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, जहां पे हम रूरल एरिया में पंचायत बोलते हैं। इस लॉ का एम था कि विलेज पंचायत को स्ट्रॉन्गर करना है। अब ये हमारा डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 40 के अंदर, ठीक है, कि हम पंचायत को क्या करेंगे, बनाएंगे। लिखा हुआ है ना किसके अंदर? डीपीएसपी के अंदर। ओके, आगे चलते हैं हम। उसके बाद 1957 के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है रूरल इंडिया के अंदर, वो डाइवर्स थी, ठीक है। अब क्या होता है, एक रिपोर्ट है बलवंत राय मेहता की 1950s में, जो कि क्या करती है, सेकंड 5 ईयर प्लान पे हाईलाइट करती है कि हमको क्या चाहिए। सिंपल सी बात है, अभी मैं बताती हूँ, इसमें थोड़ा खिचड़ी उसमें टाइप में बताया हुआ है। हम इंडिपेंडेंट हुए थे, इंडिपेंडेंट होने के बाद हमने अपने डीपीएसपी में डाला था कि हम पंचायत को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे, हर एक पंचायत बनेगी, ठीक है, गांव लेवल पे हम पंचायत बनेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बाद हमने पंचायत नहीं बनाया था। जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो हमने पंचायत, उस टाइम पे पंचायत के इलेक्शन नहीं हुए थे। अब होता क्या है कि 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आती है 1950s में, जो कि अपनी रिकमेंडेशन देती है कि देखो भाई क्या करना है, गवर्नमेंट को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस करने हैं, वो भी 3 लेवल में, एक विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद, ठीक है। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होगा, ये हमारा आ जाता है। अब ये जब आ गया, तो उस टाइम पे हमको काफी ज्यादा इसके अंदर दिखता है क्या, फ्रॉड। जो हमारे इलेक्शन होते थे वो काफी फ्रॉड होते थे। इसके अंदर प्रिविलेजेस, जो मतलब बड़े बड़े लोग थे, जमींदार, वही इसमें पूरा इलेक्शन में जीते जा रहे थे। कुछ वीकर सेक्शन को तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा। तो ये सभी प्रॉब्लम को देखने के लिए मिलती है, जो पहले हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी के उस पे आया था, ठीक है, 1960s के टाइम पे, 1950s और 60s के टाइम पे। देन उसके बाद हम एक और कमेटी लेकर आते हैं, अशोक मेहता कमेटी। ये अशोक मेहता कमेटी 1978 में आती है और देखती है कि देखो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है किसके अंदर, पीआरआई के अंदर, कैसे उसको प्रिविलेजेस ग्रुप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करते हैं, वीकर सेक्शन को हेल्प नहीं देगी। कमेटी क्या करती है, सपोर्ट करती है कि देखो भाई 3 टायर्स नहीं, 2 टायर सिस्टम लेकर आओ। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी होनी चाहिए, जिला परिषद, और एक विलेज की बॉडी होनी चाहिए, मंडल पंचायत, ठीक है। और नेशनल गवर्नमेंट इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन हमारी कुछ ऐसी स्टेट थी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जो कि वहां पे अपना पंचायती राज सिस्टम को बना देती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये होता है, देन उसके बाद हमारा ये जो नेशनल गवर्नमेंट थी वो अडॉप्ट नहीं करती है। लेकिन फिर क्या होता है कि 1989 में फिर दोबारा से एक अटेम्प्ट डाला जाता है कि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से उनको पावर दी जाएगी। लेकिन इस टाइम पे भी लोग कानून नहीं बनता है। लेकिन 1992 में फिर दोबारा से ये कानून आता है, और फिर इसको कानून को मतलब पास कर दिया जाता है 1992 के, जहां पे हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन पावर देते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, और पंचायत को पावर दे देते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद कुछ की फीचर्स की बात करें, तो पंचायत है वो 3 टायर सिस्टम है, एक विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। और छोटे छोटे स्टेट में हमने 2 टायर सिस्टम रखा है, ग्राम सभा, जहां पे विलेजर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं लोकल डिसीजन मेकिंग में, कि अगर गांव में कोई डिसीजन लेना है तो वहां पे लोग जाके खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। रिजर्वेशन दिया जाता है एससी, एसटी और वुमेन को, ठीक है। तो ये पंचायत जो होती है, मतलब जो पंचायती राज जो सिस्टम है, मतलब गांव में जो पंचायत है, वहां पे रिजर्वेशन रखी हुई है कि अगर इलेक्शन होगा तो उसमें एससी में तो इतने लोग खड़े होंगे, एसटी में से इतना होगा, वुमेन में से इतना होगा, ठीक है। तो फेयर रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए रिजर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पंचायत है उसके पास पावर भी है कि वो गांव का विकास कर सकती है, स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इन सब्जेक्ट के ऊपर वो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो आप, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो बोलो कि बीपीएससी 102 से कवर करने का है। अब और फंड वगैरह भी दिए जाते हैं कि कलेक्ट कर सकती है, टैक्स वगैरह, कुछ भी काम चल रहा है उसको लेकर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन, अब जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वही कंडक्ट कराती है पंचायत की इलेक्शन। ऐसा नहीं है फ्रॉड वगैरह होता है, नहीं, फेयर इलेक्शन होता है। कौन कराते हैं? इलेक्शन कमीशन। फाइनेंस इलेक्शन कमीशन, जो कि डिसाइड करती है कितना पैसा देना है इनको, ठीक है। तो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को शेयर करती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा रूल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री का क्या रोल है इसके अंदर, पंचायती राज के अंदर। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज वो हेल्प करती है गाइड करने में, क्या सपोर्ट करने में, कि जितना हो सके उतना पंचायती राज के इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट किया जाए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर आती है, इनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे ई पंचायत हो गई, और पंचायत कैसे अपना काम को अच्छे से वर्क कर सकती है। तो यूनियन मिनिस्ट्री इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। सेंट्रल काफी ग्रांट भी देती है पंचायत को डायरेक्ट करने के लिए, और कहीं ना कहीं मतलब स्टेट गवर्नमेंट को हटा के वो सीधा उनसे, इन्हीं से जाके बात करती है और डायरेक्ट करती है इनको, ठीक है।
तो ये हुआ हमारा पंचायत का। आगे चलते हैं म्युनिसिपैलिटीज। अब म्युनिसिपैलिटीज मतलब भाई तुम्हारा शहर वाला, वो पंचायत तो तुम्हारे गांव में होती है लेकिन म्युनिसिपैलिटीज आपकी शहर में होती है। तो एक हम जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, हाँ 1988 के अंदर हमने एक वो बनाई थी क्या बॉडी, जिसका बोलते हैं नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन, ठीक है। अब ये काफी परेशान थी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशन, एक अमेंडमेंट आती है, एक बिल आता है 1989 में, जहाँ पे क्या किया जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक बिल आता है 1989 में, जहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज बॉडीज को एम्पावर करने के लिए बात की जाती है। लेकिन जो ये कानून है वो बनता है 1992 के अंदर। 89 के अंदर क्या आया, बिल आया, लेकिन उसको पास कब किया जाता है, कानून कब बनाया जाता है, 1992 के अंदर। अब जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 के अंदर हुई थी, यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज को भाई क्या दे दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया जाता है कि भाई देखो इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन पावर है अब, ठीक है। और ये हर एक यूटी और दे अप्लाई ऑल स्टेट, हाँ ये हर एक स्टेट और यूटीज में अप्लाई की जाती है, बस एसटी वाले इलाकों को छोड़ के, मतलब जहाँ पे शेड्यूल और ट्राइबल एरिया है वहां पे छोड़ के सब जगह म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत होंगे, ठीक है। टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज कितने टाइप की होती है, एक होती है नगर पंचायत, एक होती है म्युनिसिपल काउंसिल, एक होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर पंचायत जो कि हमारे छोटे से, मतलब ऐसा कोई गांव है जो धीरे धीरे शहर बनने लगा है, ऐसा कोई गांव जो धीरे धीरे शहर बनने लगा, मतलब अभी गांव है, पंचायत रखो बस, थोड़ा सा पंचायत, थोड़ा नगर से एरिया बन गया है लेकिन पंचायत है, ठीक है, मतलब थोड़ा गांव का सा है लेकिन धीरे धीरे शहर बन रहा है। अब पंचायत तो रखेंगे, अभी गांव है ना, शहर थोड़ी नहीं बना है, तो पंचायत से याद रखना कि नगर पंचायत, ठीक है, कि गांव वाला है, अभी थोड़ा गांव है, शहर में चेंज होगा, अभी गांव है ना तो पंचायत, नगर पंचायत। म्युनिसिपल काउंसिल जो छोटा सा शहर है, काउंसिल की जरूरत है, लेकिन कॉर्पोरेशन जो बड़ा होता है, बड़ा शहर होता है, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। इसके बाद आगे इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो वही रिजर्वेशन दी जाती है SC ST और वुमेन को, फेयर रिप्रेजेंटेशन है, एम्पावर किया जाता है म्युनिसिपैलिटीज को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, शहर का सोशल जस्टिस प्रोवाइड करे, और पॉवर्टी को खत्म करने के लिए कुछ स्कीम्स वगैरह का ये इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। टैक्स वगैरह भी ले सकती है, कुछ ड्यूटीज वगैरह के ऊपर चार्ज कर सकती है, ठीक है। देन उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन भी इनको काफी अलॉट करती है, क्या रिवान्यू, जहाँ पे ये क्या कर सके, अच्छे से डेवलपमेंट कर सके, किसका, सिटीज का। यूनियन मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट का क्या है कि कहीं ना कहीं मॉनिटराइज करती है प्रोग्राम वगैरह की, अर्बन डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं उनके लिए कुछ बताती है, इनको मॉनिटर करती है, कोऑर्डिनेट करती है कुछ स्पॉन्सर स्कीम्स के थ्रू सेंट्रली, और प्रोवाइड करती है गाइडेंस की कैसे तुम अपने यहाँ पे जो अर्बन सेक्टर इश्यूज है उनको हैंडल कर सकते हो, ठीक है, एड्रेस कर सकते हो। तो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि काफी गेम चेंजर है, जिसने अर्बन गवर्नेंस को काफी इफेक्टिव, इंक्लूसिव और बेटरमेंट कर दिया, किसको, हमारी सिटीज को, ठीक है। तो ये रहा हमारा कौन सा, ये रहा हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का। अब तुमको क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन करनी है, पंचायती राज और अर्बन बॉडी याद रखना है। बीपीएससी 102 निकाल लो या बीपैक 172 निकाल लो, उसमें भी है ये डिसेंट्रलाइजेशन वाला। बीपीएससी 102 ही निकाल लेना, वो तो तुमने पढ़ा भी होगा, वहां से करोगे, कंटेंट भी अच्छा है, समझाया भी अच्छा है, इजी लैंग्वेज में भी है, और काफी अच्छे से नॉलेज मिलेगी, काफी अच्छे से लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो वहां से करोगे तो बहुत बढ़िया है, यहाँ से पढ़ लिया, समझ लिया, वहां से पढ़ लेने का है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बजट एंड बजटरी साइकिल ऑफ इंडिया। बजट क्या होता है, सिग्निफिकेंस और बजटरी साइकिल कैसे इंडिया के अंदर। तो इसमें से क्वेश्चन कौन सा है, तो मैं इसका क्वेश्चन बताती हूँ आपको। तो चैप्टर कौन सा है, 5। तो चैप्टर 5 में से बजट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस और फंक्शन, मेजर इंस्टीट्यूशन, फंक्शन ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशन, बजटरी प्रोसेस, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जिसमें फंक्शन करते हैं, किसके अंदर, बजटरी प्रोसेस के अंदर। बजट क्या है, उसका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ही होता है, सिग्निफिकेंस और फंक्शन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। बजट क्या होता है, बजट मतलब एक सरकार का प्लान है कि गवर्नमेंट क्या, मतलब पैसे को कैसे यूटिलाइज करेगी। तुम एक प्लान बनाते हो ना कि 5 रुपए की चॉकलेट खरीदेंगे, 5 की कहा थी अब, 20 रुपए की चॉकलेट खरीदेंगे, और जैसे एक एग्जांपल देते हो, तुम्हारे मामा आए घर और तुम्हारे मामा तुमको पैसे देके गए 500 रुपए के, बेटा लो भाई चीज ही खा लेना, मजे करना। तुमने क्या करा, तुमने इसका प्लान बनाया, भाई देखो एक तो खरीदूंगा चॉकलेट, और और क्या करोगे यार, मेरे को याद नहीं आएगा तुमको क्या करना है, एक बर्गर खा लूंगा, चिली पटेटो पिज्जा वगैरह, ऐसे तुमने एक प्लान बना लिया, ठीक है। तो सरकार भी क्या करती है, प्लान बनाती है कि कैसे पैसों को यूज करना है, ठीक है। तो ये होता है बजट का। हमारा एक फ्रांस वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है बैग, क्या होता है, बैग, बैग बैग बैग, फाइनेंशियल प्लान, ठीक है। अब हमको बजट की क्या जरूरत है, तो बजट भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट इसमें प्लान करती है कैसे पैसे को यूज करना है, मनी कैसे, कितना कहाँ पे स्पेंड करना है, एजुकेशन में कितना करना है, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज में कितना करना है, और कहाँ से कितना पैसा हम अर्न करेंगे और कितना स्पेंड करेंगे। तो ये प्लान करने में बजट हमारा हेल्प करता है। पॉलिसी रिफ्लेक्शन, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है पैसे से, सिंपल सी बात है कि सरकार इतना पैसा मांग रही है,
ठीक है, एजुकेशन के ऊपर कि भाई देखो 25 करोड़ चाहिए हमको, 25 लाख चाहिए, सर करोड़ तो चाहिए, 25 लाख चाहिए हमको, ठीक है, तो इतना मांगा, वैसे करोड़ ही मांगते हैं, ठीक है, तो 25 करोड़ चाहिए एजुकेशन के ऊपर, तो हमको पता चलेगा ना सरकार भाई एजुकेशन पे इतना पैसा लगा रही है, तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज को भी रिफ्लेक्ट करता है, मैनेजमेंट में काफी हेल्प करता है, मैनेज करता है कि कैसे आपको ये गाइड करता है मैनेजिंग करने में, किसको एक्टिविटीज को, कि कैसे कौन सी एक्टिविटी करनी है, कितना पैसा किस पे खर्च करना है, डिसाइड करता है भाई गोल्स, गोल्स विद प्राइस, कि हमारा ये गोल है, हम ये अचीव करना चाहते हैं और इसका प्राइस इतना है भाई, हमको इतना हाईवे बनाना है पूरे देश के अंदर, इसमें इतना पैसा लगेगा, ठीक है, इतनी रेलवे बनानी है, इतना पैसा लगेगा, ठीक है, ये सब कुछ होता है। फाइनेंशियल प्लान होता है पूरा, एक पूरा तुम पूरा तैयार करके रख देते हो कि इतना पैसा हमने पहले खर्च करा था और इतना पैसा हम अब खर्च करने वाले हो, फ्यूचर के लिए इतना पैसा चाहिए, ठीक है, तो ये ऐसा होता है। देन इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस ये है कि गवर्नमेंट का प्लान होता है, पूरा पता चलता है कि गवर्नमेंट प्लान बनाती है, भाई देखो हमको ये करेंगे, वो करेंगे, इतना डैम लगाएंगे, इसमें इतना पैसा लगे, रेलवे बनाएंगे तो ये लगेगा, हाईवे बनाएंगे तो गवर्नमेंट मतलब कुछ प्लान बना लेती है, उसके लिए पैसे भर देती है कि भाई ये होगा, फिर उसको अचीव भी करती है। अब कंट्रोलिंग मनी, यहाँ पे कहीं ना कहीं मनी को भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, कि इतना पैसा लगेगा, बस उससे ज्यादा पैसे खर्च ही क्यों करने हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है ये, गाइड करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, गाइडिंग एक्शन, कहीं ना कहीं एक्शन को गाइड करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया, गवर्नमेंट उस प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेगी ना, तो ये बजट क्या करता है, गवर्नमेंट को गाइड करता है कि भाई तुमने ये प्लान बनाया, इसी पे रहो, प्लानिंग बाय द रूल, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बताता भी है कि तुमको इतना पैसे यहाँ पे स्पेंड करने हैं और वो भी राइट वे पे, चेकिंग द प्रोग्रेस, और कहीं ना कहीं प्रोग्रेस को भी चेक करता है कि सरकार ने इतना पैसा मांगा था पिछले साल, कहाँ गया वो पैसा, लगा तो है नहीं, है ना, तो ये चीज भी इसमें हेल्प करता है बजट। फ्यूचर डायरेक्शन, कहीं ना कहीं फ्यूचर को डायरेक्शन देने में भी हेल्प करता है, और जब पैसे सरकार लेती है तो पार्लियामेंट से लेती है, जब तक पार्लियामेंट परमिशन नहीं देगा सरकार पैसे नहीं ले सकती है, ठीक है, सरकार पैसे नहीं ले सकती है, कहीं ना कहीं मैनेजर्स को भी हेल्प करता है उनको गाइड करने में, उनको कहीं ना कहीं क्या करने में, वो रिव्यू पॉलिसी वगैरह एवरीथिंग, जो हर एक चीज अच्छा चल रहा है या नहीं, ये सारी चीजें, तो ये हर्ट होता है चीजों को कैसे करना है उसके लिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, सरकार कुछ पैसों का यूज करना चाहती है, तो बजट ही बताएगा, ठीक है, सरकार को ऐसे करना है, वैसे करना है, इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, तो बजट हेल्प करता है। देन इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है, फंक्शन ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से मेजर इंस्टीट्यूशन इसमें काम करते हैं बजटरी प्रोसेस में। पहला पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो कि सुप्रीम लेजिस्लेचर बॉडी है, पार्लियामेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है अप्रूव करने में, अगर सरकार अपना कोई बजट तैयार करके लेके आती है कि भाई देखो हमने ये बजट बनाया है, इसको अप्रूव करो, जब तक पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करेगा वो बजट नहीं बनेगा, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जाएगा, वो होगा ही नहीं, ठीक है, पार्लियामेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एनुअल हर एक फाइनेंशियल बजट तैयार होता है, और इसको कौन पावर देता है, दोनों पार्लियामेंट से हाउस से, जब तक वो पास नहीं हो जाएगा, जब तक बजट नहीं निकलेगा, लोअर हाउस और लोकसभा, अब आपको इसका थोड़ा पावर तो पता ही होगा ना, क्या पावर होती है राज्यसभा के पास और उसके पास, लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है, एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है फाइनेंशियल मैटर के ऊपर, यूनियन बजट के ऊपर तो ज्यादा ही। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो कि इसको इंप्लीमेंट करते हैं, पर्टिकुलर जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको प्रेजेंट करने में और मैनेज करने में। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो क्या करती है, इसको प्रेजेंट करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, पूरा बजट जो तैयार किया जाता है सितंबर अक्टूबर से ही तैयार हो जाता है, ठीक है, वो वहां पे प्लानिंग जब से ही कर रहे हैं, फरवरी में जाके प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा के अंदर, लेकिन उसको तैयार स्टार्ट करना कि इतना पैसा हम इतना साल इसके लिए लेंगे, इतना पैसा हम यहाँ लगाएंगे, तो वो सरकार अक्टूबर, यहाँ पे हमारे ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, ये फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह, यहाँ पे ही डिस्कस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंश्योर करता है, ये एस्टिमेट करते हैं कि इतना पैसा रिवेन्यूज में लगेगा, इतना खर्चा लगेगा इस चीज में, प्रॉपर फाइनेंस मैनेजमेंट को इंश्योर करते हैं कौन, हमारे ये एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। कुछ हमारी कमेटीज होती है, डिपार्टमेंट होते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट, जो चेक करते हैं कि भाई देख पैसा तो सरकार ने ले लिया है, कहीं वो पैसा ऐसे ही तो घपलाबाजी तो नहीं हो रहा है, ठीक है, उस चीज को देखता है कौन, हमारी कमेटीज, तो बहुत सारी कमेटीज है, देख सकते हो, कमेटी ऑन एस्टिमेट, पब्लिक ऑडिट, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, जो कि काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसको, बजटरी प्रोसेस को देखने में, निगरानी रखने में उसके ऊपर, ठीक है, तो ये कंट्रोल रखते हैं गवर्नमेंट के फाइनेंस के ऊपर, पब्लिक अंडरटेकिंग, ये सारी कमेटीज क्या होती है, ओवर पावर करती है किसको, पार्लियामेंट को, जो कि देखते हैं कि सरकार ने जो पैसे मांग रहे हैं अच्छे से यूज तो हो रहा है ना, तो कैग इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, तो ये सब आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है, तो यहीं पे खत्म होता है आपका ये चैप्टर। तो चैप्टर 5 से ये देख लेना, और एक बार ये भी देख लेना साइकिल पूरा, प्रिपेयर ऑफ एनुअल बजट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वैसे तो बता रखा है और आपको पता भी होगा यार कैसे तैयार किया जाता है, सितंबर अक्टूबर से तैयार हो जाता है, और ये हमारा बनता है किससे,
1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का पूरा एक प्लान होता है सरकार का, जो हर साल अपना बजट तैयार करती है पूरे साल का। और ये फर्स्ट फ़ैब को क्या करा जाता है, प्रेज़ेंट किया जाता है। ठीक है? कौन करती है? फाइनेंस मिनिस्टर करती है। इतना याद रखना, लोकसभा का पूरा वो बता दिया है। ठीक है? तो अभी जो मैंने पूरे ये चैप्टर कराया है, इनमें से तुमको इतना ही करना है। और जो आपका यूनिट 6 है, उसमें तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस यूनियन ज़ीरो बेस बजटिंग तैयार कर लेना बस, और कुछ मत करना उसमें से। अगर बजटिंग से कोई भी मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो जो 5 चैप्टर में पढ़ा है उसको ही लिख देना, बस वही काफ़ी है। ठीक है? तो इतना ही काफ़ी है इसके लिए। और ज़ीरो बेस्ड बजट अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना, वरना कुछ ऐसा मत पढ़ना। ठीक है? और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही करना है आपको आज के लिए। और आने वाले आगे के जो पार्ट होंगे 7 से लेके आगे के जितने भी चैप्टर है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर कराऊँगी, वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा वैसे। ठीक है? तो आज आपको मिल जाएगा, तो जब तक आप इसको रिवाइज़ करें, अच्छे से पढ़ें, ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ना है। और जो मैंने कराए हैं, प्लीज़ उनको ध्यान में रखना। जो-जो टॉपिक मैं बता रही हूँ, वो करते रहना। अब बीपीएससी ये बीपैक 102 क्या बोल रही हूँ यार, बीपैक 108 का जो यूनिट 2 है ना, उसको तुमको पूरा उठाना पड़ेगा। वो तो भाई तुमको पूरा पढ़ना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ एनालाइज़ करी है। हमेशा नया मॉडल पूछा जा रहा है, तो मैं 1-2 मॉडल नहीं करा सकती। ठीक है? ये धोखाबाजी मैं आपके साथ नहीं कर सकती हूँ। अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझे क्या पता भाई कौन से अप्रोच से क्वेश्चन आएगा, है ना? हम तो एनालाइज़ ही कर सकते हैं चीज़ों को। मैंने तो पेपर बनाया नहीं है कि मुझे पता है इस अप्रोच से आएगा, तो वही है। आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। और इतना बताया, अगर आपका इतना काम कम कर दिया, थोड़ा-सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मिलते हैं बाद में। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, बाय।